ये बात आज से करीब 30 साल पहले की है। ये बात मेरे ही गांव शिवपुर की है। उन दिनों हमारे गांव में बिजली नहीं थी। शाम होते ही गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। लोग सुबह सूरज उगने से पहले ही उठ जाया करते थे और शाम के 6 बजे तक खेतों का सारा काम निपटाकर लौट आते थे। कोई भी रात में घर से बाहर नहीं रहना चाहता था, क्योंकि 8 बजे तक इतना घना अंधेरा हो जाता था कि लगता था जैसे आधी रात हो। सारा गांव एक काली मोटी चादर में लिपटा हुआ सा लगता था। शाम के समय लोग अक्सर किसी के घर के आंगन में या चाय की दुकान पर बैठकर गपशप करते थे। ऐसी ही एक शाम थी। दिन भर की थकान के बाद सब आराम कर रहे थे। तरह तरह की बातें हो रही थीं। फिर अचानक बात भूत प्रेतों और चुड़ैलों की होने लगी। अरे मुझे भी मिली थी एक चुड़ैल। फिर मैंने जोर से चिल्लाया और वो भाग गई। मैं डरता हूँ क्या किसी से? राम सेवक ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। अच्छा, कैसे भाग रही थी? पैर उल्टे थे क्या उसके? मैंने सुना है कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं। हाँ, उल्टे ही तो थे, उल्टे ही थे पैर। काका, जो अब तक चुपचाप सुन रहे थे, बोले। पक्का भूत ही देखा था ना। मुझे लगता है तुमने गांव की ही किसी औरत को देख लिया था और अब यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। भूतों चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं, पर ऐसे कई रास्ते होते हैं जहाँ तुम्हें उनके पैर कभी दिखाई ही नहीं देंगे। बड़ा मुश्किल है उनके पैरों के निशान देख पाना। और हाँ, अगर सच में कभी किसी आफत से पाला पड़ जाए तो वो तुम्हें कितना भी बुलाए, कितनी भी आवाज दे, उसका जवाब मत देना और ना ही तुम उसे बुलाना, वरना तो फिर खैर नहीं। काका, उनकी आवाज पर कौन जवाब देगा भला? कोई पागल थोड़ी है। वो अपनी आवाज में नहीं बुलाते बेटा, वो तुम्हें किसी जाने पहचाने दोस्त या रिश्तेदार की आवाज में बुलाते हैं। तभी तो लोग उनका जवाब दे देते हैं। अगर किसी रास्ते पर जा रहे हो और पीछे से कोई बुलाए तो मुड़ना मत, बस चलते जाना। क्यों काका, क्या आपने देखा है कोई भूत प्रेत अपनी आंखों से? सिर्फ देखा ही नहीं है, बल्कि मौत के हाथों से अपनी जिंदगी छीन कर लाया हूं। क्या हुआ था काका आपके साथ? बताइए ना। यह बात इस गांव से 7 किलोमीटर दूर माधवगढ़ गांव की है। जब मैं जवान था, साइकिल चलाते चलाते मैं एक बार आसमान की ओर देखा। आसमान राख के रंग का हो गया था और बादल जैसे धरती पर उतर रहे थे। हवा थम गई थी। मैं समझ गया कि तूफान आने वाला है, लेकिन मुझे बहादुरपुर पहुंचना था और वो अब भी बहुत दूर था। मैंने पैडल पर जोर लगाया, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं जा पाया। अचानक एक जोरदार तूफान आ गया। साथ ही तेज बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें चाकू की तेज धार की तरह मेरे शरीर पर गिर रही थी। सामने का रास्ता बारिश की मोटी परत में छिप गया था। मुझे लगा कि अब रुकना पड़ेगा। मैंने बारिश से बचने के लिए चारों तरफ देखा। तभी मेरी नजर एक पुराने खंडहर नुमा घर पर पड़ी। मैं गलती से दाहिनी ओर जाने की जगह बाईं ओर मुड़ गया था और अब जो घर मेरे सामने था वह पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो यह घर सदियों से वीरान पड़ा हो। मैंने इधर उधर देखा और महसूस किया कि शाम कब रात में बदल गई। मुझे लगा इस खंडहर में जाना सही नहीं है और यह सोचकर मैं लौटने लगा। तभी एक आवाज सुनकर मैं मुड़ा। रुकिए साहब बाबू। एक औरत लालटेन लिए घर के अंदर से बाहर आ रही थी। पहले तो मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन आग की रोशनी देखकर थोड़ा हौसला आया। इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हैं? भीतर आ जाइए। तभी फिर से एक जोरदार बिजली गिरी। बिजली की कड़क के साथ ही और तेज बारिश होने लगी।
साहब, बारिश बहुत तेज हो गई है, जल्दी से अंदर आ जाओ। कोई और रास्ता न देखकर मैं उसके पीछे चलने लगा। घर के चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो या कोई रो रहा हो। ये कैसी आवाजें हैं? साहब, कोई जानवर होगा, आप उन पर ध्यान मत दीजिए, अंदर आ जाइए। मैं उस औरत के पीछे पीछे चल पड़ा। फिर एक कमरे में जाकर उसने लालटेन रख दी। कमरे में बस एक पुरानी खाट पड़ी थी। मैं संकोच कर रहा था तो उसने दोबारा मुझसे बैठने को कहा। यहाँ आकर बैठो साहब। मैंने पीछे आसमान की तरफ देखा तो अभी भी घनघोर बारिश हो रही थी। न चाहते हुए भी मैं वहां बैठ गया। वो औरत मुझसे 2 हाथ की दूरी पर खाट पर बैठी थी और मेरी तरफ देखते हुए बोली, साहब, डर लग रहा है क्या? मैंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं। मैंने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा। मुझे उस घर में उस औरत के सिवा और कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने थोड़ा घबराहट के साथ उससे पूछा, आपके सिवा और कोई दिखाई नहीं दे रहा? बाकी सब कहीं बाहर गए हैं क्या? नहीं, यहाँ कोई और नहीं रहता मेरे सिवा। मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ। यह सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं इस औरत के साथ बैठे हुए भी डर रहा था और यह औरत इस खंडहर में अकेले रहती है। पर क्यों? उसके बाकी परिवार वाले कहाँ हैं? मेरा मन था कि मैं उससे पूछूं, पर मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर एक बार उससे पूछा, तो आपके परिवार वाले कहाँ हैं? मेरे परिवार में कोई नहीं बचा है, सबकी मृत्यु हो चुकी है। बस मैं ही हूँ जो यहाँ रहती हूँ। पर कैसे? क्या हुआ था? एक दुर्घटना में मेरे परिवार की मृत्यु हो गई थी। कैसी दुर्घटना? क्या हुआ था उनके साथ? उस दिन ऐसी ही घनघोर बारिश हो रही थी। जोरदार बिजली कड़कने के साथ ऐसा लग रहा था जैसे बादल अभी ही टूटकर नीचे गिर जाएंगे। उस जोरदार बारिश में कुछ मुसाफिर बारिश से बचने के लिए हमारे घर आए। दरवाजा मेरी माँ ने खोला था। बहन जी, बाहर बहुत बारिश हो रही है और आसपास कोई ढाबा भी नहीं है जहां हम रुक सकें। अगर आप थोड़ी जगह दे देती तो बस ये बारिश कम होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। मेरी माँ को उन पर बहुत तरस आया और उन्होंने उन्हें घर में रुकने की इजाज़त दे दी। वो लोग राहगीर थे, शायद सामान ढोने का काम करते थे। काफ़ी देर से ज़ोरदार बारिश हो रही थी, इस वजह से ठंड भी बहुत थी और वो लोग भीग चुके थे। इसलिए दादी ने मुझसे उनके लिए चाय बनाने को कहा। मैं चाय बनाकर उन सभी को चाय दी, लेकिन उन्हें देख ऐसा लगा जैसे उनकी नज़रें मुझे ही घूर रही हैं। मैंने उनको चाय दी और चुपचाप अंदर चली गई। जब तक मैं उनकी नज़रों से ओझल नहीं हुई, तब तक वो मुझे देखते ही रहे। मुझे उनकी नीयत ठीक नहीं लगी। मैंने माँ को कमरे में बुलाया और उनसे कहा, माँ, मुझे ये लोग ठीक नहीं लगते। आपको उन्हें नहीं रोकना चाहिए। बेटा, ये लोग मुसाफिर हैं। इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? बारिश बंद होते ही ये लोग निकल जाएंगे। तुम चिंता मत करो। तुम अपने कमरे की कुंडी लगाकर सो जाओ। मुझे लगा कि माँ नहीं मानेगी, तो मैं अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। 2 घंटे की नींद के बाद मुझे एक जोरदार चीख की आवाज़ आई थी। इतनी भयानक थी कि मेरी रूह तक कांप गई। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए उस तरफ गई, पर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग ने कहा कि पहले खिड़की से देखते हैं। जब मैंने खिड़की से देखा तो मैं डर के मारे जम गई। उन लोगों ने मेरी माँ को मार डाला था। वहाँ ज़मीन पर माँ की लाश पड़ी थी। ये देखकर मेरी चीख निकल पड़ी। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर उन लोगों की नज़र मुझ पर पड़ी और वो अब मेरी ओर आने लगे। मैंने फटाफट खिड़की बंद की और दरवाजे से पीछे हो गई। उन लोगों ने ज़ोर ज़ोर से मेरा दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। दरवाजा खोलो मेरी रानी। देख, तेरे लिए मैंने तेरे माँ को मार डाला। अब तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अपनी रानी बनाकर रखूंगा।
चल अब जल्दी से दरवाजा खोल दे। उनकी बातों से मुझे उनकी नीयत समझ आ गई थी। उन लोगों ने अब जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया, मानो जैसे अब दरवाजे का कुंडा टूटने ही वाला है। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरे पीछे एक और खिड़की थी। मैंने उसी खिड़की से छलांग लगा दी और उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, बताओ ना। उसके बाद वो लोग वहां से चले गए और इस तरह मैं अकेली रह गई। बहुत बुरा हुआ उनके साथ। इसके बाद मेरी नजर उस कमरे पर गई जिसमें मैं बैठा था। जैसा उस औरत ने बताया था, यह कमरा बिल्कुल वैसा ही था। आगे के साइड दरवाजे के पास एक खिड़की थी और पीछे के साइड भी एक खिड़की थी। मैंने उससे पूछा, कहीं यह कमरा वही तो नहीं? यही वो कमरा था और वो सामने वाली खिड़की है जिससे मैं छलांग लगाकर भागी थी। आजकल तो लोगों पर विश्वास करना ही मुश्किल हो गया है। हाँ साहब, इसीलिए मुझे उन लोगों से बहुत नफरत है और खासकर मुसाफिरों से। बातों ही बातों में मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसकी नजरें मुझे घूर रही थी। मैंने उसका ध्यान हटाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? जी साहब, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, पर जब तक मैं वापस ना आऊं आप यहाँ से हिलना मत। मगर क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? साहब, घर बहुत बड़ा है ना, तो आप इसमें भटक सकते हैं। बस आप यहीं पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। मगर क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? साहब, घर बहुत बड़ा है ना, तो आप इसमें भटक सकते हैं। बस आप यहीं पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। वह पानी लेने चली गई। मैं इधर उधर उसके कमरे को देखने लगा। ऐसे ही मैं चलते हुए उस खिड़की के पास पहुंच गया। अभी भी भयंकर बारिश हो रही थी। जब मैंने नीचे की तरफ देखा तो नीचे एक गहरी खाई थी। इतनी गहरी खाई को देखकर मैं आश्चर्य में रह गया। आखिर कोई इतनी गहरी खाई से छलांग लगाकर बच कैसे सकता है? या तो वो लड़की मुझसे झूठ बोल रही है या फिर बात कुछ और है। मेरी धड़कनें अब बहुत तेज हो गई थी। मेरा दिमाग अब कुछ और ही समझा रहा था। शायद अब मैं समझ गया था। मैंने बिना इधर उधर देखे वहां से भागना शुरू किया। जैसे ही मैं कमरे से भागा, उस लड़की की नजर मुझ पर पड़ गई। उसने पीछे से कहा, साहब कहाँ जा रहे हो? रुको, रुक जाओ। साहब कहाँ जा रहे हो? आप पानी नहीं पियोगे? इतना कहकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत भयानक थी। भागते भागते मैं घर के बाहर निकल गया और एक बार जब मैंने उसे पलटकर देखा तो मेरे सामने एक भयानक दृश्य था। वो लड़की पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका शरीर पूरा लाल पड़ चुका था। उसकी आंखें लाल पीली हो चुकी थीं और जब मेरी नज़र उसके पैरों पर गई तो उसके पैर उल्टे थे। यह देखकर मेरा भ्रम हकीकत में बदल गया। ये जिंदा नहीं है, इतना कहकर मैंने फिर से भागना शुरू किया। अभी भी बारिश बहुत तेज थी। बिजली की कड़कड़ाहट मेरे डर को और बढ़ा रही थी। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागा, मानो आज जैसे जिंदगी की आखिरी लड़ाई हो। मेरी सांसें फूल चुकी थीं, मेरी धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थीं। मैं बहुत थक गया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं लगातार भागता रहा और आखिरकार भागते भागते मैं अपने गांव पहुंच गया। इसके बाद मैंने कभी भी उस तरफ जाने का साहस नहीं किया। काका, आपकी कहानी तो सचमुच बहुत डरावनी है। यह कहानी नहीं, मेरी जिंदगी का सच है। इसीलिए कहता हूं, अगर कभी सुनसान रास्ते पर तुम्हें अचानक कोई लड़की दिखाई दे तो सबसे पहले तुम उसके पैरों पर ध्यान देना। अगर उसके पांव उल्टे हैं तो समझ जाना कि वहां से भागने में ही तुम्हारी भलाई है।
पर कभी-कभी हर किसी को भागने का मौका नहीं मिलता।